हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या आज, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमारा ख़त्म हो चुका है। नाउ अल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट में, ऑल्टरनेटिंग करंट किसे कहते हैं? ये हमारा, अगर ऑल्टरनेटिंग करंट को अगर हम प्लॉट से देखें तो ये हमारा साइनोसॉइडल एसी का प्लॉट है। किसका प्लॉट है? साइनोसॉइडल एसी। साइनोसॉइडल एसी, एसी का क्या मतलब है? एसी करंट का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, अगर ये हमारे पास कोई रेजिस्टेंस है ऑफ द सर्किट, तो यहाँ पे जो एसी सोर्स है उसका सिंबल जो है हमारा वो ये है बच्चों, ये एसी सोर्स का सिंबल है। डीसी सोर्स का सिंबल क्या था हमारा? डीसी सोर्स का सिंबल तो ये था ना, एक बड़ा वाला डंडा, एक छोटा वाला डंडा, ये सेल या बैटरी का जो सिंबल था, ये हमारा एसी सोर्स का सिंबल है। ठीक है, यहाँ पर हम एसी सर्किट में करंट के डायरेक्शन को मार्क नहीं करते हैं। जैसे हम यहाँ डीसी सर्किट में करंट के डायरेक्शन को मार्क कर रहे थे ना, ठीक है, जब हम सर्किट ड्रॉ करते हैं तो हम ऐसे करंट की डायरेक्शन ऐसे दिखा रहे होते हैं, आई लिखते हैं। यहाँ पे कहीं डायरेक्शन मार्क नहीं होती, ओनली आई लिखा जाता है अगर हम इसमें करंट दिखानी। क्यों लिखा जाता है? क्योंकि एसी सर्किट, एसी करंट वो करंट है जो अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है। ठीक है, इस पाथ में ये करंट ऐसे फ्लो कर रही होगी, कुछ समय के बाद ऐसे फ्लो कर रही होगी। ठीक है, वो समय कौन होता है? ये इसकी हाफ साइकिल है। कौन सी साइकिल है? ये पूरी एक साइकिल है एसी की। ये कौन सी साइकिल है? पॉजिटिव हाफ साइकिल। ये कौन सी साइकिल है? नेगेटिव हाफ साइकिल। अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये करंट ऐसे इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही होगी। टाइम एक्सीस के नीचे जाने का मतलब क्या है? करंट के टाइम एक्सीस के नीचे जाने का मतलब ये है। करंट के नेगेटिव होने का क्या मतलब है? करंट के नेगेटिव होने का मतलब ये है कि करंट ने सर्किट में अपनी डायरेक्शन को क्या किया है? चेंज किया है। ठीक है, तो ये कैसी एसी है बच्चों? देखो जरा, पॉजिटिव एक साइकिल में, पॉजिटिव हाफ साइकिल में एक डायरेक्शन में फ्लो होते हुए करंट का मैग्नीट्यूड भी लगातार वेरी कर रहा है। करंट जीरो से बढ़ के मैक्सिमम हो रही है। ये मैक्सिमम वैल्यू जो है करंट की, वो क्या कहलाती है? पीक वैल्यू ऑफ करंट कहलाती है। ये ऑल्टरनेटिंग करंट या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, कुछ भी हो सकता है। आपके पास वो है क्या एनसीईआरटी? तो ये जो है, ये क्या कहलाती है? पीक वैल्यू कहलाती है करंट की। क्या कहलाती है? पीक वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, तो जीरो से बढ़ के करंट क्या हो गई? मैक्सिमम हो गई। ठीक है, तो ये करंट का पीक है, तो इसे कहते हैं पीक वैल्यू, IM। ठीक है, और फिर IM से घट के क्या हो गई? जीरो। फिर जीरो से बढ़ के फिर क्या हो गई करंट? फिर मैक्सिमम हो गई। ये भी मैक्सिमम है, मिनिमम नहीं है, ये मैक्सिमम इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अगेन IM हो गई, IM से घट के क्या हो गई? जीरो हो गई। तो एक साइकिल में कितनी बार करंट जीरो से पास कर रही होती है? 2 बार जीरो से पास कर रही होती है। ठीक है, ये एसी की एक साइकिल है। और यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक क्या है? पीक टू पीक है। तो पीक टू पीक कितनी है करंट की वैल्यू? 2 VM है। ठीक है, पीक टू पीक अगर करंट देखेंगे, पीक टू पीक जब भी कहेगा तो 2 VM दे रहे होंगे। तो IM जो है वो पीक वैल्यू, अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज, EMF भी हो सकता है V, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, या तो इसको अल्टरनेटिंग करंट या क्या? अल्टरनेटिंग वोल्टेज। ठीक है, अगर ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज है तो ये जो होगा, ये वोल्टेज के लिए कर्व है, तो ये क्या होगा? हमारा वोल्टेज की पीक वैल्यू होगी। ठीक है, VM या IM। तो ये क्या होगी? आपके वोल्टेज की पीक वैल्यू होगी VM। ठीक, तो इक्वेशन क्या होगी यहाँ? इक्वेशन क्या होगी AC की? इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ दिस ऑल्टरनेटिंग करंट जो होगी वो क्या होगी? I इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी। I इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी। और ऑल्टरनेटिंग EMF क्या होगा? V इज इक्वल टू, अगर ये EMF है तो क्या होगा? वोल्टेज, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज V इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये ऑल्टरनेटिंग, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। I ये कौन सी वैल्यू है?
इंस्टेंटेनियस वैल्यू, किसी भी इंस्टेंट पे अगर हमें करंट निकालनी है तो वो इंस्टेंट यहाँ पुट करोगे टी, ठीक है। टी इंस्टेंट पुट करने के बाद साइन ओमेगा टी की वैल्यू आएगी। अगर साइन ओमेगा टी में ये ओमेगा टी 30 डिग्री मिला तो साइन 30 कितना होता है, हाफ। तो एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट करंट की वैल्यू कितनी है, Im/2 है, ठीक है। और जैसे ये साइनोसॉइडल फंक्शन जैसे वेरी करता है, ठीक है। 0 से 90 डिग्री के लिए ओमेगा टी की वैल्यू अगर 0 से 90 डिग्री होगी तो करंट 0 से बढ़ के क्या हो जाएगी, Im। 90 से 180 के लिए Im से क्या हो जाएगी, 0। 180 से 270 के लिए फिर 0 से Im हो जाएगी अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। और फिर 270 से 360 के लिए वापस Im से रिड्यूस होकर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये AC है, ये भी AC है बच्चों। ये अगर AC है हमारा तो ये भी AC है, ये भी साइनोसॉइडल फंक्शन है, ये भी साइनोसॉइडल फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है ये, कोसाइन फंक्शन है। साइन और कोसाइन फंक्शंस बोथ आर कलेक्टिवली कॉल्ड साइनोसॉइडल फंक्शंस। दोनों को कलेक्टिवली साइनोसॉइडल फंक्शंस कहते हैं। तो इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, ये फ़र्क है π/2 का फेज शिफ्ट है। यहाँ कौन सा एडवांस है, यहाँ कौन सा आगे है, ये वाला आगे है। अगर आप इसको लेफ्ट शिफ्ट कर दोगे π/2, ये π/2 है ना वैल्यू, ये π/2 है, π/2 अगर लेफ्ट शिफ्ट कर दोगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो ये जो कोसाइन फंक्शन है, ठीक है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, जो कोसाइन फंक्शन है आपका वो कहाँ से कहाँ कैसे मिलता है, π/2 का शिफ्ट करके मिलता है। अगर ये Im और Vm है, पीक वैल्यू है, तो आपका Im इज इक्वल टू क्या होगा, I इज इक्वल टू क्या होगा, इंस्टेंटेनियस करंट क्या होगी, I इज इक्वल टू Im क्या, cos ओमेगा टी। इसको क्या अगर साइनोसॉइडल फंक्शन के टर्म में इसको दिखाना होगा आपको, तो आप कैसे दिखाओगे, Im साइन ओमेगा टी प्लस π/2, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है कोसाइन फंक्शन, इस साइनोसॉइडल फंक्शन से इसको और इसको देखो, π/2 क्या है, एडवांस है, π/2 आगे है, π/2 लीड कर रहा होता है ये, ठीक है। ये करंट, ये वाली करंट, बस इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, ये करंट इससे π/2 क्या कर रही है, लीड कर रही है, ठीक है। और अगर V इज इक्वल टू वोल्टेज क्या होगा, V इज इक्वल टू वोल्टेज cos ओमेगा टी, ठीक है। π/2 के लीड करने का क्या मतलब है, π/2 के फेज डिफरेंस होने का क्या मतलब है, जिस समय सर्किट में ये 0 से पास कर रहा होगा उस समय ये कहाँ से पास कर रहे होगी, मैक्सिमम से, ठीक है। जब इसकी वैल्यू 0 होगी तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, जब इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी तो इसकी वैल्यू 0 होगी, ठीक है। साइन और कोसाइन फंक्शन में जो फेज डिफरेंस है कितने का होता है, π/2 का। कौन लीड कर रहा होता है, कोसाइन फंक्शन लीड कर रहा होता है। जहाँ ओमेगा जो है, ये ओमेगा क्या कहलाती है, ओमेगा जो है ये एंगुलर फ्रिक्वेंसी कहलाती है। जो एंगुलर रोटेशन देते हैं ना हम कॉइल को, हमने इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन किया है ना लास्ट चैप्टर में, उसमें कॉइल को ओमेगा से रोटेट किया था। तो जो हम कॉइल को जिस ओमेगा से रोटेट कर रहे होते हैं वो ओमेगा यहाँ पे आ रहा होता है, ठीक है, जो ओमेगा रोटेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाती है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी कहलाती है। इंडिया में, इन इंडिया, ठीक है, एफ जो है, एफ क्या है, एफ को मैं क्या कह सकता हूँ, फ्रिक्वेंसी ऑफ AC, ठीक है। तो इन इंडिया AC की जो फ्रिक्वेंसी है हमारे यहाँ कितनी है, कितने हैं, 50 हर्ट्ज पे आती है। इंडिया में जो AC है वो कितने हर्ट्ज पे आती है, 50 हर्ट्ज पे आती है। तो ओमेगा कितना होगा, 2πf। तो 2πf डालोगे 2 × 3.14 × 50, तो ओमेगा कितना है यहाँ, 50 × 2 100, 100 × 3.14 314 रेडियन पर सेकंड। और जो RMS वैल्यू होती है इंडिया में AC की, जो RMS वैल्यू है, RMS वैल्यू क्या होती है आगे देखेंगे। जो RMS वैल्यू है AC की वो कितनी होती है, वोल्टेज की। RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज, हमारे जो घर में जो आ रहा होता है वोल्टेज, वो कितना है, VRMS इज इक्वल टू कितना, 220 वोल्ट, ठीक है, 220 वोल्ट पे आ रही होती है। जो AC की जो RMS वैल्यू है कितनी है, 220 वोल्ट है, ठीक है बच्चों। तो ये कौन सी AC है, साइनोसॉइडल AC है। और भी हो सकती है, स्क्वायर वेव भी होती है, ठीक है। ये भी ऑल्टरनेटिंग करंट है, ये भी ऑल्टरनेटिंग करंट है। देखें
ये भी ऑल्टरनेटिंग करंट है। इसमें क्या है करंट में, इसमें क्या हो रहा है हैं? इसमें ये हो रहा है कि इसमें करंट का मैग्नीट्यूड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होते हुए वेरी नहीं कर रहा। अगर ये 2 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है सर्किट में, तो फिर ये कितनी फ्लो कर रही है, -2 एम्पियर। तो सर्किट में करंट अपनी डायरेक्शन को बदल रही है, ऑल्टरनेटली करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, बट मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इन ईच डायरेक्शन जो है वो क्या है, सेम है। 2 एम्पियर की मेंटेन होते हुए पहले एक डायरेक्शन में फ्लो होती है, फिर दूसरी डायरेक्शन में 2 एम्पियर, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर। इसको आप स्क्वायर वेव कह सकते हो, ठीक है, या ट्रायंगुलर वेव ऐसी हो सकती है ये। हमें यहाँ जो काम करना है इस पूरे चैप्टर में, बहुत आसान है वो, ठीक है, ये पूरा चैप्टर बहुत आसान है। आसान किस सेंस में है, अगर आपको 11th क्लास का SHM आता है ना, 11th क्लास का SHM आपको आता है, तो SHM में हमने क्या डील किया था, 11th क्लास में जो हमने SHM पढ़ा था उसमें हमने कौन से फंक्शंस को डील किया था, साइनोसॉइडल फंक्शंस को डील किया था। 2 साइनोसॉइडल फंक्शंस को हमने सम किया था। कैसे सम किया था, वेक्टर से सम किया था, याद है। तो जैसे हमने वहाँ 2 साइनोसॉइडल फंक्शंस को डील किया था, वैसे ही यहाँ पे डील करना है, इतनी सी बात है। 2 फंक्शन, 3 फंक्शन, 4 साइनोसॉइडल फंक्शंस, वहाँ पे ये साइनोसॉइडल फंक्शंस किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे हैं, SHM के डिस्प्लेसमेंट को, वेलोसिटी को, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वहाँ पर SHM कर रहे थे। यहाँ कौन कर रहा है SHM, AC में, इलेक्ट्रिकल सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक वोल्टेज SHM कर रहे हैं, साइनोसॉइडल मैनर में वेरी कर रहे होते हैं, ठीक है। AC सर्किट में करंट और वोल्टेज का वेरिएशन साइनोसॉइडली हो रहा होता है। तो जब हम 2 वोल्टेज को सम करेंगे या 2 करंट को सम करेंगे तो कैसे सम करेंगे, साइनोसॉइडली सम करेंगे। साइनोसॉइडल सम कैसे करते हैं हैं, वेक्टर से करते हैं। इतनी सी बात है, हमने ये वाला काम करना है। जो हमने 11th क्लास में किया SHM में, वही काम हमने यहाँ करना है। जैसे हमने 2 साइनोसॉइडल फंक्शन को वहाँ कंबाइन किया है, वैसे ही यहाँ करना है। लेकिन उसे करने से पहले सबसे पहले हम कंटिन्यूस फंक्शन की एवरेज वैल्यू निकालें। क्या निकालें, कंटिन्यूस फंक्शन की एवरेज वैल्यू। अगर हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन की साइन ओमेगा टी का एवरेज निकालना, एवरेज वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी, मैंने इसको पिछली क्लास में भी बताया है, किसी क्लास में बताया है। साइन ओमेगा टी का एवरेज निकालना हो ओवर अ पीरियड ऑफ टी, यानी एक साइकिल पे, ओवर अ पीरियड ऑफ टी, एक कंप्लीट टाइम पीरियड पे, एक पूरी साइकिल पे एवरेज निकालूंगा। तो साइनोसॉइडल फंक्शन का एक पूरी साइकिल पे एवरेज, कंटिन्यूस फंक्शन का एवरेज कैसे निकलता है, आप एवरेज कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ, जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं उनको सम करके उतने नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करते हैं। यहाँ कैसे करेंगे, यहाँ पर कैसे आएगा, अगर आपके पास ये कोई फंक्शन है, मान लो ये कोई फंक्शन है जो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, x1 से x2 तक वेरी कर रहा है, ठीक है। तो x1 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, इतनी है, आगे कितनी है, इतनी है। तो x1 से x2 तक इन सारी वैल्यूज का सम, ठीक है। अगर y = fx कोई फंक्शन है, इन सारी वैल्यूज का सम x1 से x2 तक कौन देगा, y dx देगा। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करोगे, x1 से x2 तक, अपॉन टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स हैं, x2 - x1, कंटिन्यूस टर्म्स हैं तो x2 - x1, ये एवरेज है, ठीक है, ये एवरेज निकलेगा, ठीक है। तो मैंने एक साइकिल पे एवरेज निकालना है। तो एवरेज दिखाने का तरीका क्या होता है, एवरेज दिखाने के लिए ऐसे ब्रैकेट में बंद करते हैं। इसका मतलब हम क्या निकालना है, एवरेज वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी, किस पे, ओवर 1 साइकिल। तो 1 साइकिल पे एवरेज निकालें, 0 से t साइन ओमेगा टी डी टी अपॉन क्या बोलो, टी, ठीक है, टी। अब आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ये इंटीग्रेशन हमें क्या देता है, एरिया अंडर द कर्व देता है। क्या देता है, तो जितना एरिया इस लूप का होगा, ये अगर a है तो ये वाला एरिया कितना आएगा, -a। जब आप नॉर्मली आप इंटीग्रेट करते हैं तो ऊपर वाला एरिया प्लस, नीचे वाला एरिया माइनस, तो टोटल एरिया कितना मिलेगा, 0। तो इस एक साइकिल पे जब भी साइनोसॉइडल फंक्शन को इंटीग्रेट करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। 2 साइकिल पे इंटीग्रेट करोगे तो भी 0, 3 साइकिल पे इंटीग्रेट करोगे तो भी 0। अरे कितनी साइकिल पे इंटीग्रेट करो मेरे दोस्त,
1 2 3 4 5 कंप्लीट साइकिल, 1 साइकिल 2 साइकिल 3 साइकिल, तो जितना एरिया ऊपर है उतना ही एरिया नीचे है, 0 आएगा। ठीक है, हाफ साइकिल पे इंटीग्रेट करोगे तो इतना इस ये वाला एरिया आएगा, और 1.5 साइकिल पे इंटीग्रेट करोगे तो भी वही आंसर आएगा। हाफ साइकिल पे इंटीग्रेशन, 0 से π/2 तक का इंटीग्रेशन, 0 से पाई का इंटीग्रेशन और 0 से 3 पाई का इंटीग्रेशन, वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। ठीक है, देख सकते हो, देखो जरा, देखो करके देखो। हाफ साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके टी तक, तो 1 अपॉन ओमेगा टी बाहर आ गया। ठीक है, माइनस भी ले लिया बाहर, तो कितना हो गया? कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस 0। ठीक है, ओमेगा टी कितना होगा? 2 पाई, टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा ना। ठीक है, ओमेगा टी इज इक्वल टू 2 पाई, तो माइनस ऑफ 2 पाई इन टू कॉस 2 पाई माइनस कॉस 0। ठीक है, कॉस 2 पाई कितना होता है? 1, कॉस 0 कितना होता है? 1, तो 1 माइनस 1 क्या? 0। ठीक है, तो साइनोसॉइडल की एक कंप्लीट साइकिल पे साइनोसॉइडल फंक्शन को जब भी इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेशन क्या आएगा? 0। यानी साइन ओमेगा टी की जो एवरेज वैल्यू है ओवर 1 साइकिल वो कितनी है? 0 है। सिमिलरली कॉस ओमेगा टी की जो एवरेज वैल्यू है वो कितनी है? वो 0 है। अगर साइन ओमेगा टी की जगह साइन 2 ओमेगा टी हो तो क्या होगी एवरेज वैल्यू? वो भी 0 होगी यार। साइन 2 ओमेगा टी हो या 3 ओमेगा टी हो, कुछ भी हो, सब 0। ठीक है, cos 2 ओमेगा टी सब 0 एक कंप्लीट साइकिल पे, ओवर 1 कंप्लीट साइकिल। ठीक है, नोट करो जल्दी फटाफट। क्या निकालें? एवरेज वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी ओवर हाफ साइकिल। अगर हाफ साइकिल पे निकालें साइन ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू, तो हाफ साइकिल पे क्या होगी जरा देखो तो सही। साइन ओमेगा टी का एवरेज किस पे? हाफ साइकिल पे। हाफ साइकिल कैसे दिखाऊं? हैं, यहाँ पे t/2 लिख दूं, t/2 या हाफ साइकिल लिख दूं। कौन सी साइकिल? हाफ साइकिल। अगर हाफ साइकिल पे एवरेज लूँगा तो 0 से लेके t/2 तक साइन ओमेगा टी डी टी अपॉन टी, t/2। ठीक है, तो क्या होगा जरा देखो तो सही। 2 अपॉन टी, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस बाहर आ गया, कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा 0 से लेकर क्या? t/2। ठीक है, तो क्या आया? माइनस ऑफ ओमेगा टी इंटीग्रेशन कॉस, अपर लिमिट लगाओ, ओमेगा टी अपॉन 2 माइनस कॉस 0 डिग्री। ओमेगा टी कितना है? 2 पाई, तो कितना आ गया? कॉस 2 पाई अपॉन पाई, पाई माइनस कॉस 0 डिग्री। ठीक है, ठीक है ना। माइनस ऑफ 2 अपॉन ओमेगा टी कितना है? 2 पाई है, -1 -1, और -1 कितना हो गया? -2। तो कॉस कितनी आ गई एवरेज वैल्यू? 1 अपॉन 2 पाई। कितनी आ गई एवरेज वैल्यू? 1 अपॉन 2 पाई, 2 अपॉन पाई। कितनी आ गई एवरेज वैल्यू? 2 अपॉन पाई आ गई। ठीक है, तो किसकी? इसकी साइन ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू। इसी तरीके से साइन ओमेगा टी अगर निकालोगे किस पे? नेगेटिव हाफ साइकिल पे। किस पे? नेगेटिव हाफ साइकिल। तो नेगेटिव हाफ साइकिल पे कितना मिलेगा? ये पॉजिटिव हाफ पे निकाला ना, t/2 से 0 जाओगे तो कितना आ जाएगा? -2 अपॉन पाई। ठीक है, नेगेटिव हाफ साइकिल पे कितना? -2 अपॉन पाई एवरेज वैल्यू। तो टोटल फुल साइकिल पे कितनी आएगी? 0। ठीक, तो अब हमें खाली हाफ साइकिल की बात करनी है। तो किसी हाफ साइकिल पे साइन ओमेगा टी का एवरेज या कॉस ओमेगा टी का एवरेज। हाफ साइकिल पे लोगे
तो कितना आएगा निकल के 2/पाई। ठीक है, हाफ साइकिल पे जो एवरेज है वो कितना है 2/पाई है। ठीक है, जो मुझे यहाँ रिक्वायरमेंट है पहले मैं वो करा रहा हूँ, फिर एसी पे आ रहा हूँ वापस। नोट करो, जल्दी से नोट करो फटाफट। नाउ एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी ओवर द पीरियड, एसी के एक पीरियड पे, एसी के एक पीरियड पे साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज लाओगे तो क्या करोगे, 0 से t तक साइन स्क्वायर ओमेगा टी को एक साइकिल पे इंटीग्रेट करोगे अपॉन टी। ठीक है, नाउ सिंस देखो तो सही, cos 2 ओमेगा टी क्या होगा, cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, यही होगा ना फॉर्मूला। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या आएगा जरा बताओ तो सही, साइन स्क्वायर ओमेगा टी आएगा 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2। ठीक है, तो इसकी जगह पर ये डालोगे ना यहाँ, तो जब ये डालोगे तो आपका साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या हो जाएगा जरा देखे तो सही, 1/t इंटीग्रेशन 0 से t 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2 इंटू क्या dt। ठीक है, तो ये क्या बनेगा जरा देखो तो, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो एवरेज है वो क्या आएगा, 2 बाहर आ गया ना, 1/2t आ गया। नाउ इंटीग्रेशन यहाँ से कितना आएगा dt, 0 से t dt। ठीक है, माइनस इसमें देखो इसको इस टर्म को इंटीग्रेट करूँगा, 0 से t cos 2 ओमेगा t dt। ठीक है, ये क्या है, साइनोसॉइडल फंक्शन की एक साइकिल पे इंटीग्रेशन है, जो कि क्या आएगा 0 आएगा, और इसका इंटीग्रेशन कितना मिलेगा आपको t। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो एवरेज मिलेगा ओवर 1 साइकिल वो कितना मिल जाएगा 1/2। सिमिलरली कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का जो एवरेज मिलेगा ओवर द पीरियड ऑफ टी ऑफ एसी कितना हो जाएगा, हाफ। ठीक है, ये आपने याद कर लेना है, बस याद करने के बाद आपकी समस्या का समाधान हो गया। ना बच्चों, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, लिखो इसमें एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी इज इक्वल टू दैट वैल्यू ऑफ डीसी। क्या लिखना है, एवरेज वैल्यू ऑफ AC is equal to that value of DC which would send, इसको आपको डिफाइन करने के लिए कहे, एवरेज वैल्यू को डिफाइन करो AC की एवरेज वैल्यू को, तो which would send the same amount of charge, the same amount of charge in the same time through the same resistor या circuit, through the same circuit as sent by AC, as sent by AC। ठीक है, क्या मतलब है इस बात का, ये जो मैंने लिखाया है इस बात का मतलब समझो कि क्या लिखाया मैंने। मान लो सपोज ये मेरे पास कोई रेजिस्टेंस है R। ठीक है, इस R के अक्रॉस मैंने AC सोर्स लगाया। ठीक है, ये AC सोर्स लगाया, तो मैंने इस AC की एवरेज वैल्यू निकालनी है।
तो इस AC की एवरेज वैल्यू उस DC के बराबर है कि मैं सेम रेजिस्टेंस के अक्रॉस एक ऐसा DC सोर्स लगाऊं, बात को समझें बच्चों, एक ऐसा DC सोर्स लगाऊं, एक ऐसा DC सोर्स लगाऊं, इतनी वैल्यू का DC सोर्स लगाऊं कि ये DC सोर्स अगर जितने समय में एक कंप्लीट साइकिल की अगर मैं बात करूं तो एक कंप्लीट साइकिल में ये AC इस रेजिस्टेंस के थ्रू जितना चार्ज फ्लो कराती है, मान लो सपोज एक कंप्लीट साइकिल 1 मिलीसेकंड के लिए आ रही है, 1 मिलीसेकंड में ये AC सोर्स इस रेजिस्टेंस के थ्रू जितना चार्ज फ्लो कराएगा तो DC सोर्स की वो वैल्यू जो उतने ही टाइम में मींस 1 मिलीसेकंड में सेम रेजिस्टेंस के अक्रॉस उतना ही चार्ज फ्लो कराए, तो ये DC वैल्यू इस AC वैल्यू की किसके बराबर होगी? एवरेज वैल्यू के बराबर होगी। क्या कहा कि एवरेज वैल्यू ऑफ AC इज इक्वल टू दैट वैल्यू ऑफ DC विच वुड सेंड the same amount of charge through the same circuit in the same time as sent by AC is the average value। ठीक है, तो AC की एवरेज वैल्यू उस DC के बराबर है जो सेम रेजिस्टेंस के थ्रू सेम समय में सेम अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कराएगी। ठीक है, तो हम इसको ओवर द फुल साइकिल निकालें अगर, तो एक साइकिल में, एक पूरी साइकिल में AC की एक पूरी साइकिल में इसके थ्रू कितना चार्ज फ्लो करेगा? 0, क्योंकि पॉजिटिव साइकिल में जितना चार्ज इधर को फ्लो करके जाएगा उतना ही नेगेटिव साइकिल में चार्ज इधर को फ्लो करके जाएगा। तो नेट चार्ज फ्लोन थ्रू दिस रजिस्टर इन वन कंप्लीट साइकिल क्या होगा? 0। तो AC की एवरेज वैल्यू ओवर फुल साइकिल जो होगी वो क्या होगी बच्चों? 0 होगी। अब इसको निकालने का तरीका क्या है? वही है जो हमने अभी निकाला है ओवर फुल साइकिल। तो ओवर फुल साइकिल अगर मैं निकालूं तो लेट ऑल्टरनेटिंग और AC जो है ऑल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज कुछ भी ले लो, AC इज गिवन बाय AC वोल्टेज या AC करंट कुछ भी ले लो, मान लो AC करंट ले ली मैंने, I इज इक्वल टू IM sin ओमेगा t। ये हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट है। मैंने इसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है ओवर फुल साइकिल। तो इसकी एवरेज वैल्यू निकालने का मतलब किसका एवरेज निकालना है? इसका एवरेज निकालना है साइन ओमेगा टी का एवरेज। ठीक है, IM तो बाहर आ गया। ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म है, पीक वैल्यू है, बाहर आ गई। किसका एवरेज? साइन ओमेगा टी का एवरेज। और साइन ओमेगा टी का एवरेज क्या है? 0 है। तो AC की एवरेज वैल्यू ओवर फुल साइकिल जो होगी वो क्या होगी? 0 होगी। AC की एवरेज वैल्यू ओवर फुल साइकिल क्या है? 0 है। तो नोट, एक यहाँ पे नोट लिखें, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। क्या है? इफ DC एमीटर आपने पढ़ा है ना? है कहाँ पढ़ा है? जहाँ हमने गैल्वानोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट किया था और गैल्वानोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट किया था करंट इलेक्ट्रिसिटी में। किस पे काम करता है DC एमीटर और DC वोल्टमीटर? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे। करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैंने कन्वर्जन कर पढ़ाया है और गैल्वानोमीटर पढ़ाया है कहाँ? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में। ठीक है, तो इफ DC एमीटर और DC वोल्टमीटर आर कनेक्टेड इन AC circuit, then they will record क्या रिकॉर्ड करेंगे? बोलो, एवरेज वैल्यू ऑफ AC ओवर फुल साइकिल। ठीक है, और AC की एवरेज वैल्यू फुल साइकिल पे कितनी है? 0 है। ठीक है, फुल साइकिल विच इज 0, hence shows no deflection। याद रखो, DC एमीटर और DC वोल्टमीटर से AC वोल्टेज और AC करंट को मेजर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, AC वोल्टेज और AC करंट को मेजर करने के लिए अलग वोल्टमीटर और अलग एमीटर हैं जो कि बेस्ड होते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे। ठीक है, जिनको हॉट वायर एमीटर या हॉट वायर वोल्टमीटर कहते हैं, वो आपने यहाँ नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, आपने DC एमीटर और DC वोल्टमीटर ही पढ़ने हैं यहाँ पर। ठीक है,
तो एसी एमीटर, एसी वोल्टमीटर हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर बेस्ड हैं। अगर डीसी एमीटर, डीसी वोल्टमीटर आप एसी सर्किट में लेके आ गए तो वो क्या रिकॉर्ड करेगा? जीरो वैल्यू रिकॉर्ड करेगा। और फुल साइकिल तो अमीटर की रीडिंग, डीसी एमीटर और डीसी वोल्टमीटर की रीडिंग एसी सर्किट में डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगी। क्लियर हो गया? नोट कर लो जल्दी से, ये ऑब्जेक्टिव में ही पूछ सकता है आपसे। ओवर फुल साइकिल एसी की एवरेज वैल्यू क्या है? 0 है। तो हम किस पे निकालते हैं फिर अब? ओवर हाफ साइकिल एसी की एवरेज वैल्यू निकाली जाती है किस पे? हाफ साइकिल पे। तो अगर मैं, तो हमारा एसी क्या था? I = IM sin ओमेगा टी था ना, ठीक है। तो अगर हम एसी की ऑल्टरनेटिंग करंट या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, ठीक है, उसकी एवरेज वैल्यू निकालें, किसके ऊपर निकालूं मैं? हाफ साइकिल पे। किस पे निकाल रहा हूँ? हाफ साइकिल, ठीक है। अगर हाफ साइकिल पे एवरेज वैल्यू निकाली जाएगी तो वो कितनी आएगी? IM sin ओमेगा टी का एवरेज ओवर विच साइकिल, और कितनी साइकिल? हाफ साइकिल, ठीक है। तो IM × sin ओमेगा टी ओवर हाफ साइकिल। आप चाहो तो ये दिखा भी सकते हो जैसे मैंने दिखाया है, इंटीग्रेट किया है ना मैंने, 0 से T/2 sin ओमेगा टी dt अपॉन T/2, ठीक है, वैसे ही कर सकते हो। कितना आया था हमारा ये? हैं 2/π। तो हाफ साइकिल पे एसी की एवरेज वैल्यू, पॉजिटिव हाफ साइकिल पे निकाला है मैंने, एसी की एवरेज वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी? 2IM/π। जहाँ IM क्या है? IM क्या है? पीक वैल्यू है एसी की, ठीक है बच्चों। नोट करो जल्दी, फटाफट नोट करो, बहुत तेजी से कलम चलाओ। अब देखें RMS वैल्यू ऑफ एसी, RMS वैल्यू ऑफ एसी, ठीक है। RMS का क्या मतलब है? RMS का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर। क्या मतलब होता है? रूट मीन स्क्वायर। तो RMS वैल्यू ऑफ एसी अगर डिफाइन करवा ले कि डिफाइन करो RMS वैल्यू को, RMS वैल्यू ऑफ एसी इज इक्वल टू दैट वैल्यू ऑफ डीसी which would produced same amount of heat across same resistor in the same time as produced by AC। समझ में आया? ठीक है। मान लिया, क्या मतलब है इस बात का? मान लिया ये कोई रेजिस्टेंस है और जब मैंने इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस इस एसी सोर्स को लगाया तो ये एसी सोर्स एक साइकिल में, एक साइकिल में, मान लो एक साइकिल 1 मिलीसेकंड के लिए आ रही है, तो 1 मिलीसेकंड में इस रेजिस्टेंस में जितनी हीट प्रोड्यूस करता है, इस रेजिस्टेंस में जितना हीट का डिसिपेशन करता है ये एसी सोर्स एक साइकिल में, ठीक है। तो इस एसी सोर्स की जो RMS वैल्यू है, जो RMS वैल्यू ऑफ करंट है, वो उस DC के बराबर है कि इतनी वैल्यू का DC सोर्स लगाऊं कि वो सेम समय में, सेम रेजिस्टेंस में उतनी ही सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करे। तो दैट DC वैल्यू जो होगी वो इसकी किसके बराबर होगी? एवरेज वैल्यू के बराबर, सॉरी RMS वैल्यू के बराबर होगी, ठीक है। इसको कैसे निकालते हैं? इसको निकालते हैं रूट मीन स्क्वायर। कैसे निकालते हैं? रूट मीन स्क्वायर। क्या करेंगे? सबसे पहले एसी का स्क्वायर करेंगे। लेट एसी का वोल्टेज, एसी या वोल्टेज या करंट कुछ भी ले लो, एसी करंट
इज गिवन बाय आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये आपका AC है। स्क्वायर उल्टा पढ़ना, उल्टा चलना शुरू करो। स्क्वायर करो, फिर स्क्वायर का मीन लो और फिर उसका रूट ले लो। तो AC का आपने स्क्वायर कर दिया, हो गया स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर कर दिया, इसका मीन ले लो किसके ऊपर, एक साइकिल के ऊपर। एक साइकिल के ऊपर मीन लोगे तो 0 से t dt इंटीग्रेट करोगे और t से डिवाइड करोगे। ये एक साइकिल पे आ गया मीन। ठीक है, और फिर इसका क्या ले लो, रूट ले लो। ठीक है, स्क्वायर रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, पहले AC का स्क्वायर करो, फिर उसका मीन लो, फिर रूट ले लो। ठीक है, और इसको डिनोट करते हैं कैसे, I के ऊपर या तो ऐसे बार लगा देते हैं या IRMS लिख देते हैं। I के ऊपर या तो ऐसे बार लगा देते हैं या नीचे IRMS लिख देते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, RMS वैल्यू है। क्या है, RMS वैल्यू है। तो यहाँ पे डालो इसको, तो I क्या हो गया, 1/t इंटीग्रेशन, यहाँ स्क्वायर करूंगा तो इसका स्क्वायर होगा ना, क्या होगा इसका स्क्वायर, IM स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t dt। कहाँ से लेके कहाँ तक, 0 से लेके t तक, और लिमिट चले, पावर चढ़ जाएगी कितनी, हाफ। ठीक है, तो यहाँ से IM बाहर निकालूंगा, यहाँ से देखो IM रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई, IM स्क्वायर अपॉन t। ठीक है, ये अभी ब्रैकेट के अंदर ही है। साइन स्क्वायर ओमेगा t को क्या लिख सकता हूँ, 0 से t 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा t अपॉन 2 इंटू dt, वही लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू IM स्क्वायर अपॉन t। तो वही देखो, ये हाफ आएगा ना ये इंटीग्रेशन। ठीक है, t कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा यहाँ से, 0 से t, ये 2 बाहर आ गया, यहाँ ये 2 यहाँ आ गया, 0 से t dt माइनस ऑफ इंटीग्रेशन 0 से t cos 2 ओमेगा t dt। और cos 2 ओमेगा t dt का ये पावर हाफ भी है, यहाँ पावर हाफ पूरे पे पावर हाफ है। ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0, और यहाँ से क्या आ जाएगा, t। तो एवरेज वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई, जरा देखो तो सही, I बार इज इक्वल टू IM स्क्वायर अपॉन 2t इंटू t पे पावर 1/2। तो RMS वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई, IM अपॉन √2। ठीक है, इसको IRMS भी लिख देते हैं, IRMS इज इक्वल टू कितना, IM अपॉन √2, या तो उसके ऊपर बार लगा दो या IRMS लिख दो। ठीक है, और साइन फंक्शन के लिए निकालोगे वो भी यही, IM/√2। ना क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन देखें, अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज गिवन बाय V इज इक्वल टू 3 साइन ओमेगा t प्लस 4 कॉस ओमेगा t वोल्ट। ठीक है, ये आपको अल्टरनेटिंग वोल्टेज गिवन है। फाइंड एवरेज वैल्यू ओवर हाफ साइकिल एंड RMS वैल्यू। बताइए, बताइए बहन जी।
दूसरे का 14/5 14/5 √2 पाई। अरे यार सुनो यार, कितना आसान है भाई, मैं तो सोच रहा था सब लोग कर लोगे। देखो इधर हैं 14/5 क्यों आ रहा है? 4 + 3 7 करके क्या है मैक्सिमम वैल्यू? सुनो मेरी बात ध्यान से, एक साइनोसॉइडल फंक्शन को एसएचएम में मैंने बताया है, 11th क्लास में आपने सबने एसएचएम में पढ़ा होगा। एक साइनोसॉइडल फंक्शंस को एनी नंबर ऑफ साइनोसॉइडल फंक्शंस में ब्रेक किया जा सकता है, 2 फंक्शंस में ब्रेक किया जा सकता है। अगर आपके पास ये कोई साइनोसॉइडल फंक्शन है sin ω t + π/6, तो जब आप sin a + b का फॉर्मूला लगाओगे तो एक साइन फंक्शन 2 साइन फंक्शन में ब्रेक कर जाएगा, और 2 साइन फंक्शन को कंबाइन करके एक सिंगल साइनोसॉइडल फंक्शन ऑब्टेन किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक एसी वोल्टेज 2 साइनोसॉइडल फंक्शन में ब्रेक करके दिया हुआ है, ऐसे समझें आप। एक साइन फंक्शन 2 साइन फंक्शन में ब्रेक किया हुआ है, इसको कंबाइन करके पहले आपने सिंगल साइनोसॉइडल फंक्शन ऑब्टेन करना है। और 2 साइनोसॉइडल फंक्शंस को ऑब्टेन करने का तरीका मैंने आपको बताया था। क्या है तरीका? एक तरीका है कि ट्रिग्नोमेट्री लगा के कर दो, दूसरा तरीका है वेक्टर से कर लो। ठीक है, वेक्टर फेजर से करो। यही काम हमने करना है इस क्वेश्चन में, जो हम करने जा रहे हैं यही काम हमने एसी में करना है। ध्यान से सुनो, इसको सबसे पहले दोनों को साइनी फंक्शन में लेके आओ, 3 sin ω t, और इस 4 cos ω t को मैं क्या लिख सकता हूँ? sin ω t + π/2। हमें सिर्फ पीक वैल्यू चाहिए, तो इसकी अगर पीक वैल्यू Vm है तो दिस फंक्शन कैन बी रिटन एज Vm × sin ω t + φ, ऐसे लिख सकते हैं। इन दोनों को कंबाइन करके हम ये एक सिंगल साइनोसॉइडल फंक्शन ऑब्टेन कर सकते हैं, जहाँ पर जो ये पीक वैल्यू ये जो है ये जो है ये ये जो दो हैं इसका कंपोनेंट है। ये एक फंक्शन जिन 2 फंक्शंस में ब्रेक करके मिला है, ब्रेक करके दिया हुआ है। ठीक है, तो कंबाइन करके आपने सिंगल ऑब्टेन करना है। कैसे ऑब्टेन करते हैं कि ये घूम रहा होगा कितने रेडियस के सर्किल में? 3 रेडियस के सर्किल में। याद करो, जब ये 3 रेडियस के सर्किल में घूमेगा तो y एक्सिस पे इसका जो प्रोजेक्शन होगा कितने से? ओमेगा से घूमेगा, तो y एक्सिस पे जो y कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या देगा? 3 sin ω t देगा। ठीक है, और ये वाला इससे कितना आगे है? π/2 आगे है, π/2 आगे है। कितना है इसका मैग्नीट्यूड? 4। ये फेजर कितने रेडियस के सर्किल पे घूम रहा होगा? 4 रेडियस के सर्किल पे घूम रहा होगा। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो ये होगा Vm। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या मिलेगा? इन दोनों का वेक्टर सम, इन दोनों के पैरेललोग्राम का डायगोनल। ये है पीक वैल्यू ऑफ अप्लाइड अल्टरनेटिंग वोल्टेज, ये गिवन अल्टरनेटिंग वोल्टेज। ठीक है, इससे आप वेक्टर सम कर दें, या अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाए ऐसे तो पाइथागोरस लग जाती है ना सीधे सीधे, और राइट एंगल ट्रायंगल ना मिले, कोई और पैरेललोग्राम मिले तो वो लगाओगे √a² + b² + 2ab cos φ। ठीक है, cos थीटा, 2 वेक्टर के बीच का एंगल। तो यहाँ पे क्या हो गया? 3, ये 4, तो Vm जो हो गया, हमें सिर्फ पीक चाहिए, फाई नहीं चाहिए हमें। ठीक है, फाई की ज़रूरत नहीं है यहाँ हमें। 3² + 4² कितना आ जाएगा? 5 वोल्ट। तो पीक वैल्यू हमें मिल गई कितनी? 5 वोल्ट मिल गई। जब हमें पीक वैल्यू 5 वोल्ट मिल गई तो एवरेज वैल्यू जो आ गई, पहला आंसर आ गया। एवरेज वैल्यू निकालनी है किस पे? ओवर हाफ साइकिल। तो हाफ साइकिल पे इस वोल्टेज की जो एवरेज वैल्यू है, कितनी साइकिल पे? हाफ साइकिल को मैं T/2 लिख दूं। ठीक है, T/2 पे जो एवरेज वैल्यू है वो कितनी है? 2Vm/π। ठीक है,
2 इंटू 5 अपॉन पाई इज इक्वल टू कितना 10 अपॉन पाई वोल्ट। ठीक है, और क्या निकालना है, आरएमएस वैल्यू निकालनी है। तो वी आर एम एस जो है वो कितना आ गया, वी आर एम एस आ गया वी एम अपॉन अंडर रूट 2, और वी एम कितना है 5 वोल्ट है। तो आर एम एस जो वोल्टेज आ गया वो कितना आ गया 5 अपॉन अंडर रूट 2 वोल्ट। समझ में आई बात? ठीक है, फेजर सम करना है आपने, वेक्टर सम करना है, दो साइनोसॉइडल फंक्शंस कंबाइन करके दिए हुए हैं अगर आपको। तो अगर ऐसे हो, अगर मान लो क्वेश्चन आपके पास यही हो, जैसे क्वेश्चन दे दूं, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज आपके पास है मान लो कुछ 10 साइन ओमेगा टी प्लस 20 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6 या 30 डिग्री, इतना वोल्ट। ठीक है, इतना वोल्ट दिया हुआ आपको ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। फाइंड आरएमएस वैल्यू, आपको आरएमएस वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां से आपको सीधे दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि ये वाला इससे कितना आगे है, कितना आगे है, पाई बाई 6 आगे है। तो पाई बाई 6 आगे होने का मतलब, अगर इसको भी 10 ले लो, मान लो सपोज इसको भी आपने 10 ले लिया, तो ये आपका 10 है, तो पाई बाई 6 आगे है ये, तो पाई बाई 6 आगे है, सॉरी पाई बाई 6 बनाओगे तो पाई बाई 6 जो होगा वो आपका ये बनेगा 30 डिग्री। ठीक है, दोनों सेम ओमेगा से घूम रहे हैं, तो इन दोनों को कंबाइन करके जो पीक वोल्टेज मिलेगा उसका क्या होगा, पीक वोल्टेज, इन दोनों के पैरेललोग्राम का डायगोनल, ये होगा वीएम। ये कितना एंगल दिया हुआ आपको 30 डिग्री, तो वीएम आपके सामने आएगा, क्या आएगा, अंडर रूट 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ, तो कितना आएगा पीक 10 अंडर रूट 3 वोल्ट। समझ में आया? 10 स्क्वायर यहाँ से 10 स्क्वायर आएगा, कैंसिल हो गया ना, तो 3 इंटू 10 स्क्वायर 10 अंडर रूट 3 वोल्ट। तो आरएमएस वैल्यू कितनी आ गई, आरएमएस वैल्यू आ गई वी एम अपॉन अंडर रूट 2, यानी कितना 10 अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 2, इतना वोल्ट आरएमएस वैल्यू है। ठीक है, हाँ पाई बाई 3 कर दो यार यहाँ, फिर cos 30 रूट 3/2 होता है, तो मैंने तो हाँ राइट, ठीक है, पाई बाई 3 कर दो, पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री, या राइट, cos 60 जो है कितना होता है, हाफ होता है।